आज का जो हमारा टॉपिक होगा थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी, स्पॉन्टेनियस क्या प्रोसेस होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, गिब्स एनर्जी क्या होती है। गुड इवनिंग, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इन सब का रिलेशन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं एंट्रोपी से। हेडिंग लिखिए एंट्रोपी। एंट्रोपी को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी को समझने के लिए आप इस तरह से समझिए कि अगर इस क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं और इस क्लासरूम का टेम्परेचर सडनली हम इंक्रीज करना शुरू करें, तो जो बच्चे क्लासरूम में बैठे होंगे एक पैटर्न में बैठे होंगे, एक क्यू में बैठा होगा, अलग अलग बेंच पे अलग अलग बच्चे बैठे होंगे, एक पैटर्न होगा बच्चों का बैठने का। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इस रूम का बढ़ेगा, बच्चे इधर उधर भागना शुरू करेंगे और ये पता चले कि कमरा पूरी तरह से बंद है क्लासरूम का और टेम्परेचर लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसी स्थिति में तो बहुत ज्यादा भगदड़ मच जाएगा। सभी बच्चे है ना, एक अलग तरह का उतावलापन आएगा, एक अलग तरह का पागलपन होगा यहां से निकलने के लिए। उनमें जो ये एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, इस एनर्जी को एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल्स में हीट की वजह से अचानक जो एनर्जी उत्पन्न होती है ना, ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो इधर उधर भागता है उसके वजह से होता है। या इस रूम में अचानक कोई भगदड़ मच जाए तो आपने जो अभी जो एनर्जी होगी और भगदड़ के बाद जो एनर्जी होगी वो बिल्कुल अलग होगा। जो बढ़ा हुआ एनर्जी है भगदड़ के दरमियान, दिस इज कॉल्ड एंट्रोपी। सबको समझ में आया? लिखिए अमाउंट ऑफ randomness and disorderness arises in molecules due to application of heat is called S। यहां तक लिखिए। नेक्स्ट बात लिखिए इसमें, हो गया। एंट्रोपी को एस से डिनोट करते हैं। इसी में अगला पॉइंट लिखिए, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करता है। इस रूम में जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा भगदड़ मचेगा, इसलिए इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास पे डिपेंड करता है। दूसरा, इस रूम में जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा भगदड़ मचेगा। एंट्रोपी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जितना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा एंट्रोपी चेंज करेगा। एंट्रोपी क्या है? जैसे जैसे हम टेम्परेचर देते जाएंगे इस रूम का हीट चेंज होगा और हीट चेंज की वजह से आप में एक भगदड़ मचेगा। रैंडमनेस मतलब इधर उधर भागना, और डिसऑर्डरनेस, जैसे जो अभी पैटर्न में बैठा कौन बैठेगा। अगर पता चले कि इस रूम का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है तो आप लोग थोड़ी यहां बैठ के पढ़ना पसंद करेंगे, सब एक भगदड़ मचेगा। तो एंट्रोपी जो होता है, ठीक है ना, वो अमाउंट ऑफ हीट चेंज इज डिवाइडेड बाय पर यूनिट टेम्परेचर। या यूं पढ़ सकते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर देंगे वैसे वैसे जो हीट में यहां चेंज होगा वो किस रूप में बदलता जाएगा? एंट्रोपी के रूप में।
इस रूम का जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा उतना ज्यादा यहाँ का हीट चेंज होगा और उस अनुसार से इंट्रॉपी चेंज होगी। यानी चेंज ऑफ जो इंट्रॉपी है किसी भी सिस्टम का, जो चेंज ऑफ इंट्रॉपी होता है चेंज ऑफ इंथैल्पी बाय टेम्परेचर के बराबर होता है। लिखे। अब हम लोग को दो वर्ड समझना है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो अभी यहां भी हम लोग इसका यूज करेंगे और अगला जो चैप्टर हम लोग का इक्विलिब्रियम है वहां पे इस्तेमाल होगा, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फिर से एक बार दोहराते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इस रूम को बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ का हीट चेंज होगा, वैसे वैसे आपकी एनर्जी चेंज होगी। और जो हीट की वजह से एनर्जी चेंज होती है ना, इसको क्या कहते हैं, एंट्रोपी। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट लिखिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? इधर जैसे अगर आप कभी लेबोरेटरी में कोई रिएक्शन किए हो, केमिस्ट्री के कोई रिएक्शन हो रहा हो और बीकर में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो जनरली किसी भी लेबोरेटरी में कोई रिएक्शन हो रहा है इसके लिए कई इंफॉर्मेशन होते कि हो गया, जैसे कलर चेंज होना शुरू हो गया तो हम समझते हैं कि रिएक्शन हो गया। तो जहां से अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और मान लीजिए उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया तो हम लोग डाटा नोट करते हैं कि इस टाइम से या इस टेम्परेचर से रिएक्शन सपोज की जब शुरू करा है और टाइम नोट करना शुरू किए कि कब उसका कलर चेंज होना शुरू हुआ। तो जब जिस टाइम पे टेम्परेचर चेंज करना शुरू कर दिया तो हम बोलेंगे कि अब ये रिएक्शन क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया। जब तक कलर चेंज नहीं हुआ था वो नॉन स्पॉन्टेनियस था। जैसे पटाखा है, पटाखा में ना माचिस लगाए और जब तक वो सुर सुर कर कर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। जैसे पटाखा बम फूट गया वो स्पॉन्टेनियस हो गया। सपोज कीजिए आप किसी को, कोई सोया हुआ है, आप जगाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो जाग नहीं रहा है, तब तक वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। जैसे ही आपके किसी बात पे वो उठ के खड़ा हो गया अब कहेंगे कि ये स्पॉन्टेनियस हो गया, ठीक है ना। सपोज कीजिए आप किसी गाड़ी को धक्का दे रहे हैं और वो अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, खेलते गए और एक पॉइंट के बाद वो स्टार्ट हो गया। तो जब तक हम कोशिश कर रहे थे, जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ था, बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और जब स्टार्ट हो गया स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो जब कभी भी कोई रिएक्शन होता है ना तो एक समय आता है जब वो स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब यहां से वो काम, कोई वर्क बोले या कोई रिएक्शन बोले, फिजिबल हो गया। फिजिबल मतलब प्रोसेस शुरू हो गया उसका, वहां से उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। उसके पहले के प्रोसेस को बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। बहुत ईजी है। तो ये एक ऐसा थ्योरी है जो ये बताता है वर्क फंक्शन को, जहां से काम स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, जहां से काम कोई स्टार्ट हो गया स्पॉन्टेनियस, और जब तक काम स्टार्ट नहीं हुआ नॉन स्पॉन्टेनियस। सही है, लिखिए ऑल फिजिबल, यहां एक वर्ड इस्तेमाल होता है फिजिबल। ऑल फिजिबल प्रोसेस आर known as spontaneous process। अब कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसे शुरू होता है, इसका एक शर्त है कि जब एंट्रोपी, जैसे भी बताया ना कि अगर इस रूम का टेम्परेचर हम सडनली बढ़ाना शुरू करें तो आप अचानक उठकर नहीं भागेंगे, एक समय तक जब तक आप बर्दाश्त कर पा रहे होंगे ना तब तक आप यहीं बैठेंगे, और जैसे ही टेम्परेचर कुछ और बढ़ा तो पहले आपस में बात करेंगे, अरे यार यहाँ का तो टेम्परेचर बड़ा बढ़ रहा है, कोई कहेगा हमको गर्मी लग रहा है, किसी किसी का अपना बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद भागना दौड़ना शुरू होगा।
तो जब तक हम बर्दाश्त कर रहे थे वो नॉन स्पॉन्टेनियस था, और जैसे हमारे बर्दाश्त से फाजुल हुआ, भागना शुरू कर दिया, वर्क फंक्शन बोलते हैं, यहां से जहां से वर्क शुरू हो गया, ये क्या है? स्पॉन्टेनियस। तो किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। मतलब एंट्रोपी का जो चेंज है पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए या शून्य नहीं होना चाहिए। किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। जैसे ही एंट्रोपी 0 से पॉजिटिव होना शुरू किया, हम वर्क में आ जाते हैं। मतलब कोई चीज मोशन करना है तो मोशन में आ गया, कोई काम करना है तो स्टार्ट हो जाएगा। ये दोनों साइंटिफिक वर्ड हैं, स्पॉन्टेनियस, जहां से कोई वर्क स्टार्ट हो गया। आगे बढ़े। नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस for any non-spontaneous process, for any non-spontaneous process, entropy, change of entropy must be less than 0। मतलब जब तक एंट्रोपी निगेटिव में होता है, 0 से कम होगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। एंट्रोपी 3 रूपों में रहता है, पॉजिटिव, निगेटिव और 0। ठीक है, तो जब एंट्रोपी 0 से ऊपर चला जाता है तो स्पॉन्टेनियस, एंट्रोपी अगर निगेटिव में रहता है तो 0 से नीचे रहता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगला जो कंडीशन है, यही हम लोग का अगला चैप्टर होगा, इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। अब इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? तीन शर्तें होती है जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, तो 3 चीजें वहां पे काम हो रहा होता है, एक स्पॉन्टेनियस, एक नॉन स्पॉन्टेनियस और एक इक्विलिब्रियम। तो अब इक्विलिब्रियम का शर्त बताते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है? अगला तीसरा शर्त सुनिए, तीसरा, इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, जब कोई इक्विलिब्रियम में होता है तो एंट्रोपी का जो चेंज होता है वो 0 होता है। अब ये एंट्रोपी 0 का मतलब क्या होता है और इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? ठीक है, ध्यान से सुनिए। इक्विलिब्रियम यही हम लोग का अगला चैप्टर भी है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए एक ट्रेन पटना से दिल्ली के लिए खुला, ठीक है, और एक ट्रेन दिल्ली से पटना के लिए खुला, और मान लीजिए रेलवे लाइन सेम है, मतलब ट्रैक एक ही है। सपोज कीजिए पटना से वो इलाहाबाद होते हुए, 2 रूट है पटना से दिल्ली जाने का, एक इलाहाबाद से एक लखनऊ होकर। तो मान लीजिए दोनों का रूट एक ही है, ट्रेन कहीं ना कहीं तो मिलेगा। एक ट्रेन पटना से दिल्ली जा रहा है और एक उसी ट्रैक पे दिल्ली से सेम समय में, सपोज कीजिए शाम में 6 बजे एक दिल्ली के लिए ट्रेन खुला और एक पटना के लिए। तो क्या कहीं ना कहीं मिलेगा वो ट्रेन? जब ट्रेन मिलेगा, क्रॉस करेगा एक दूसरे की जगह से, तो 3 सिचुएशन होंगे। एक, मान लीजिए जिस रफ्तार से जा रहा है एक बहुत तेजी से निकला है ना, जब मिला होगा तो। दूसरा, एक ट्रेन जिस रफ्तार से जा रहा है ना, अगला बहुत स्लो गति से गया होगा, उसके सामने से क्रॉस किया होगा।
और तीसरा एक ऐसी भी स्थिति होती है, आप ट्रेन में अनुभव किए होंगे कि जब हम उठे ना तो पता नहीं चल रहा है कि मेरा ट्रेन चल रहा है कि उसका ट्रेन चल रहा है। ऐसी स्थिति तब आती है कि जिस स्पीड से ये क्रॉस कर रहा था ना, उसी स्पीड से अगर ये क्रॉस कर रहा है तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल में आ जाता है। इस स्पीड को, जिसमें दो बॉडी एक दूसरे के इक्वल स्पीड में होता है ना, ये इक्विलिब्रियम का फेज है। इक्विलिब्रियम एक अवस्था होती है जिसमें अगर रिएक्शन की बात करें तो जिस गति से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उसी गति से बैकवर्ड रिएक्शन होगा। अभी तक आप लोग जितने भी रिएक्शन बचपन से पढ़े ना, वो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं था, इरिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट केवल प्रोडक्ट में बदलता था, ठीक है ना। और यहीं से अब स्टार्ट होगा इरिवर्सिबल के साथ साथ जो बचपन से अभी तक 16 साल 17 साल जो भी 11 तक पढ़े ना, वो केवल इरिवर्सिबल था। जैसे रिएक्टेंट केवल प्रोडक्ट बनाता था, अब यहां से शुरू होगा इक्विलिब्रियम से रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में बदल सकता है, ठीक है ना। जैसे पानी को हम खुली गैस मतलब कोई बर्तन में गर्म किए तो भाप बनकर निकल गया, अब वो भाप से हम पानी नहीं बना सकते हैं, लेकिन उस भाप को हम कहीं इकट्ठा कर ले तो फिर यानी क्लोज कंटेनर में काम कर रहे हैं तो उस भाप से पुनः पानी बना सकते हैं। यानी वाटर से स्टीम, स्टीम टू वाटर करना, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन कोयले को जला देना, कोयला जलकर राख बन गया, हीट निकल गया, अब उस हीट से दोबारा हम कोयला थोड़ी बना सकते हैं। तो जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं ना, वो एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ध्यान रखिए, आप बचपन से जो भी रिएक्शन अभी तक पढ़े ना, वो केवल इरिवर्सिबल था। और यहां से अगला जो चैप्टर हम लोग का शुरू होगा, वहां से अब इंट्रोड्यूस होगा रिवर्सिबल रिएक्शन। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितना हम 16 साल में पढ़े ना, मात्र 6 को रिएक्शन है इरिवर्सिबल। जैसे केमिस्ट्री में असंख्य रिएक्शन है और गिनती के 6 रिएक्शन ही कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल। और बाकी दुनिया में जितने भी रिएक्शन है ना, सब क्या है, रिवर्सिबल, मतलब जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में बनता है। तो अभी हम लोग को बहुत सारा केमिस्ट्री करने का मतलब पढ़ना है। अभी तक तो 6 रिएक्शन पढ़े हैं और यहीं से, इसलिए इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर होगा। और आप लोग मन लगाकर अगला चैप्टर भी देखिए, ये भी बहुत बड़ा है चैप्टर, क्योंकि इक्विलिब्रियम से ऐसा नहीं है कि अकेले क्वेश्चन आएगा, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम मिक्स होगा सब जगह। जहां जहां इक्विलिब्रियम आता है तो देखिए शर्त होता है एंट्रोपी, वहां पे 0 होना चाहिए। ऐसे और भी शर्तें होंगे, धीरे धीरे देखेंगे। तो फिलहाल अभी चूंकि आप इक्विलिब्रियम पढ़े ना, एक और समझाते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक दोस्त मेरा जा रहा था, एक दोस्त और है जो पीछे से आ रहा है, ठीक है ना। तो उसका पीछे करते करते आया और एक दूसरे के आमने सामने आ गया और दोनों एक इक्वल स्पीड से, बहुत अगर मान लीजिए रास्ता खाली है, दोनों बतियाते बहुत दूर तक जा रहा है, एक इक्वल स्पीड को मेंटेन कर कर। इसके अलावा 2 हो सकता था, एक जब जा रहा था उसका स्पीड बहुत ज्यादा था, एक का कम, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में या तो स्पीड ज्यादा या कम होगा। और एक स्थिति क्या होगा, जब 2 लोग आपस में इक्वल स्पीड में ट्रैवल कर रहा है, यानी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरेलल, या इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गया? इक्विलिब्रियम का मतलब 2 लोगों का एक साथ चलना। तो इक्विलिब्रियम के समय क्या होता है, एंट्रोपी 0 होता है। सबको क्लियर है? लिखिए इसको, हो गया होगा ये तो आपका। अब एक और समझना है आप, या पहले इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए तो कुछ क्वेश्चन, पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं। लिखो क्वेश्चन। द एंथैल्पी चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, बहुत आसान है, क्वेश्चन करिए। आपको एक तरीका बताते हैं क्वेश्चन में, जब भी एंट्रोपी पे सवाल आएगा ना, तो आप देखिएगा ना कि कुछ चेंजेस हो रहा है। जैसे पानी को वेपर में बना दिया, तब तो उसके मॉलिक्यूल से ना हीट का जरूर एप्लीकेशन हुआ होगा। पानी को हीट में बदल दिया, सॉरी पानी को स्टीम में बदल दिया,
स्टीम को बर्फ में बदल दिया, कुछ ना कुछ चेंजेस, छेड़खानी जिसको बोलते हैं ना, जो कंपाउंड का ओरिजिनल अवस्था होगा ना उसका फिजिकल स्टेट जरूर चेंज हुआ होगा। द एंथैल्पी चेंजेस फॉर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम। तुम्हें सोचो, पानी को जब हम खौलाते हैं स्टीम में बदलेंगे तो मॉलिक्यूल्स में कैसे जो वाइब्रेशन होता है, उछल कूद जो मॉलिक्यूल्स करता है ना, वही एंट्रोपी, जो उसकी एनर्जी बढ़ गई ना, मॉलिक्यूल्स में जो डिसऑर्डरनेस है ना, पानी का मॉलिक्यूल्स तो सब चुपचाप बैठा हुआ था, और जैसे हम टेम्परेचर देना शुरू करते हैं ना तो मॉलिक्यूल्स में जो भागदौड़ शुरू होता है ना, यही एंट्रोपी था। तो लिक्विड वाटर टू स्टीम बदल रहे हैं। इस समय पानी को हम टोटल कितना हीट दिए हैं, 40.8 किलो जूल पर मोल। टेम्परेचर कितना लिए हैं, 373। तो बोल रहे चेंज ऑफ एंट्रोपी कितना होगा, तो बहुत इजी है, चेंज ऑफ एंट्रोपी इक्वल टू, अभी पढ़े, चेंज ऑफ एंथैल्पी बाय टेम्परेचर। चेंज ऑफ एंथैल्पी कितना है, 14.8। बहुत छोटा सा भी फॉर्मूला पढ़े हैं, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में। चलो जितना आएगा उतना आंसर करेंगे। यूनिट किस में होगा, ये किस में था, किलो जूल पर मोल में। ये नीचे वाला कौन है, केल्विन है, तो किलो जूल पर मोल पर केल्विन। आंसर बताओ। बस एक छोटा सा फॉर्मूला भी पढ़े हम लोग, बस इसको कैलकुलेट कर कर बताना है। किलो जूल, देखो एक चीज कर लो, ये किलो जूल में है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लो तो जूल में आंसर आ जाएगा। आंसर बताओ, बोलो। सही है। ये कितना आएगा, 109.38। ये अब जूल में हो गया तो ये जूल, जूल पर मोल यूनिट डायमेंशन फिजिक्स में पढ़ता है ना, और ये क्या है, केल्विन में है तो पर केल्विन। बहुत आसान है। तो हम जब भी सवाल करेंगे किसका ना, एंट्रोपी से रिलेटेड, तो जरूर उसका फिजिकल स्टेट कुछ चेंज हो रहा होगा। आगे बढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट दी entropy changes for the following reversible process। अल्फा टीन है 1 मोल एट 1 ATM, ये बीटा टीन में बदल रहा है 1 मोल एट 1 ATM एट 13 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा एच ट्रांजिशन कैलकुलेट कीजिए। इसका फिर से उसी तरह एंट्रोपी निकालिए, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी। डेल्टा एच कितना है, इतना जूल में इस बार दिया हुआ, टेम्परेचर कितना है 13, इसको केल्विन में बदल दीजिए 273। आंसर कितना आ रहा है बताओ, 7.307 जूल। देखो ये किसमें दिया हुआ था, पर मोल, जूल पर मोल, और नीचे से क्या आया, पर केल्विन। ठीक है, ये देखो यहां ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। जब भी एंट्रोपी पे क्वेश्चन आएगा ना, फिजिकल स्टेट चेंज होगा। अल्फा टीन किसमें बदल रहा है, बीटा टीन में। इलेक्ट्रॉप्स, इलेक्ट्रॉप्स क्या होता है, अगर एक ही कंपाउंड अलग अलग फिजिकल स्टेट में रहता है, जैसे कार्बन कई इलेक्ट्रॉप्स बनाते हैं, जैसे कोयला है ना, जैसे डायमंड, जैसे ग्रेफाइट, सब कार्बन का ही है लेकिन उसके फिजिकल स्टेट अलग अलग हैं। ग्रेफाइट जहां दम सॉफ्ट मोबिल वगैरह बनता है, तो डायमंड बहुत कठोर है, कोयला आप देख रहे हैं कैसा है, तो कीमत भी सबका अलग अलग है। तो जैसे फिजिकल स्टेट चेंज होता है ना, तो उसके रूप बदल जाते हैं। तो टीन है ना, टीन SN
दो रूपों में रहता है, अल्फा बीटा में बदलता है, और यही रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं इसको। देखो इसका मतलब होता है अल्फा बीटा में और बीटा अल्फा में। जो फिजिकल स्टेट होता है तकरीबन 1 सेकंड के 10वें लाख भाग में ही चेंज करता है। अल्फा टीन खुद को बीटा टीन में और बीटा टीन पुनः अल्फा टीन में लाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और इस तरह का करते हैं, बहुत आसान है, सब में बस यही करना है। व्हाट इज एंट्रोपी चेंज दी, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन कर, ये शुरू करते हैं। व्हाट इज एंट्रोपी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ, देखिए व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 ग्राम ऑफ आइस टू वाटर एट 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। 1 atm प्रेशर पे 1 ग्राम आइस को, देखिए व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज कन्वर्जन ऑफ 1 ग्राम आइस टू वाटर। जब बर्फ को हम पानी में बदलते हैं ना तो इस घटना को फ्यूजन कहते हैं। तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन लिखा हुआ है, डेल्टा एच फ्यूजन मतलब इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो 1 ग्राम, यहां पे जो दिया हुआ इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है पर मोल में दिया हुआ है। 1 मोल में कितना ग्राम वाटर होता है? 18 ग्राम। H2O का, H2O में 1 मोल वाटर में कितना ग्राम हुआ जी? 1 इंटू 2 प्लस 16, 18 ग्राम। 1 मोल वाटर में कितना ग्राम होता है? 18 ग्राम। तो यहां दिया हुआ डेल्टा एच फ्यूजन 6.025 किलो जूल पर मोल। पर मोल का मतलब हुआ ना 18 ग्राम, 18 ग्राम आइस को वाटर में बदलने में कितना लगा है एनर्जी, इतना, ठीक है ना। तो 1 ग्राम का पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले हम लिखा लेंगे डेल्टा एच फ्यूजन फॉर 1 ग्राम आइस कितना हो जाएगा? 6.025। ये किलो जूल है, किलो मतलब 10⁻³ डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 18, इतना हो गया जूल, ठीक है ना। अब चेंज ऑफ एंट्रोपी निकालेंगे, चेंज ऑफ एंट्रोपी इक्वल टू इतना बाई टी। तो 6.025 इंटू 10⁻³ बाई 18 इंटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 273। इसको कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? नहीं, टोटल कैलकुलेट करके बताओ। 1.226 जूल पर केल्विन पर मोल पर ग्राम, क्योंकि पर ग्राम में ले लिए हैं तो पर ग्राम। आंसर करिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। गिब्स एनर्जी लिखिए, गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी और एंट्रोपी में क्या रिलेशन है? सबसे पहले गिब्स एनर्जी को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको इसके बारे में पहले भी बताया है। वैसे सपोज कीजिए हम यहाँ पे पढ़ाने आए और आप में से कोई बदमाशी कर रहा है, हम बहुत देर तक बर्दाश्त किए, उसके बाद चिल्लाना शुरू किए, ठीक है ना। तो ये जो हम चिल्लाना शुरू किए ना, वो आपके उकसाने की वजह से। आप जो बदमाशी कर रहे थे ना, उसकी वजह से हम प्रोवोकेट होते हैं और हम अपनी एनर्जी चेंज करते हैं। तो अगर जैसे उकसाना समझता है ना, उकसाने में कोई किसी का जगह मर्डर कर देता है, तो उकसाने वाला क्या करता है ना, एक गजब तरह का एनर्जी अगले में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है ना। कोई चुगली उगली किया, उकसा दिया ऐसा ना अगले के बारे में कि जाके उससे लड़ाई कर लिया, सब सोच कीजिए कभी टिपका उपा फिर दिया, बहुत सारा चीजें हो जाता है। तो ऐसा कोई भी चीज जो उकसाने की वजह से होता है या उकसाने की वजह से जो एनर्जी अगले में ट्रांसफर होता है ना, इसको क्या कहते हैं? गिब्स एनर्जी।
गिब्स एनर्जी एक प्रोवोकेटिंग एनर्जी है जो किसी सिस्टम में ट्रांसफर होता है। लिखिए, अमाउंट ऑफ, ऐसे लिखिए, इट इज प्रोवोकेटिंग एनर्जी transferred to any system during application of heat. It is called Gibbs energy या फ्री एनर्जी। गिब्स एनर्जी या फ्री एनर्जी क्या होता है? ये एक उकसाने वाली एनर्जी होती है। जब हम किसी को उकसाते हैं ना, तो एक गजब तरह का एनर्जी किसी दूसरे में ट्रांसफर होता है, इसको गिब्स एनर्जी कहते हैं। जो गिब्स एनर्जी है, इसका जो रिलेशन होता है, चेंज ऑफ गिब्स एनर्जी इक्वल टू चेंज ऑफ इंथैल्पी माइनस टी डेल्टा एस के बराबर होता है। डेल्टा जी चेंज ऑफ गिब्स एनर्जी डेल्टा एच चेंज ऑफ इंथैल्पी टी टेम्परेचर डेल्टा एस चेंज ऑफ एंट्रोपी। गिब्स एनर्जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच टी डेल्टा एस। इस फॉर्मूले को आज के बाद ऐसा याद रखिए कि कभी ना भूले। आप किसी न किसी मुलाकात में, किसी भी ना किसी एग्जाम में, जैसे जेईई मेंस, नीट, चाहे बोर्ड, कहीं भी आपको एक क्वेश्चन यहां से मुलाकात होगा। गिब्स एनर्जी से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। आइए आगे, कम से कम थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर, लिखिए, फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस लेस देन 0 होना चाहिए। इंट्रोपी पॉजिटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, और गिब्स एनर्जी कैसा होना चाहिए? निगेटिव। और एनी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, or any non-spontaneous process, delta S greater than 0 for equilibrium, डेल्टा एस क्या होना चाहिए? 0। तो ये 3 शर्तें हैं। हम लोग अगले क्लास में इस पे क्वेश्चन कंटिन्यू रखेंगे। अभी एक आध क्वेश्चन कर कर आपको दिखाते हैं। सॉरी, ये यहाँ पे थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गया। ये तो गिब्स एनर्जी हम लोग पढ़ रहे हैं ना। हाँ, सॉरी, गिब्स एनर्जी लेस देन 0, यहाँ गिब्स एनर्जी ग्रेटर देन 0 कीजिए। और सॉरी, और यहाँ पे कितना हो गया? गिब्स एनर्जी 0। फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन गिब्स एनर्जी लेस देन 0। नॉन स्पॉन्टेनियस में गिब्स एनर्जी कैसा होता है? ग्रेटर देन 0, और इक्विलिब्रियम में 0। चलिए क्वेश्चन करते हैं। डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर द, चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए।
चलो क्वेश्चन करिए। करा ना, इस रिएक्शन में डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर दिस रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन हो रहा है जिसका इंथैल्पी कितना है 29.37 किलो जूल और एंट्रोपी कितना है 104 जूल पर केल्विन है। तो बताओ किस टेम्परेचर के बाद ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। सपोज कीजिए प्रयोगशाला में कोई रिएक्शन शुरू किया गया है और कह रहा है कि कहां से ये रिएक्शन किस टेम्परेचर के बाद, टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर रहा होगा, किस टेम्परेचर के बाद ये रिएक्शन होना शुरू हो गया होगा। पहले कोई भी रिएक्शन होने के पहले ना वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता रहता है, जैसे कि अभी बताया, जैसे कोयला जलने के पहले बहुत सारा टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता है फिर जलना शुरू करता है। उसी तरह करा, अगर इस रिएक्शन का ये जो रिएक्शन हो रहा है इंथैल्पी कितना है इतना और एंट्रोपी इतना, तो किस टेम्परेचर के बाद रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो सबसे पहले गिब्स एनर्जी का रिलेशन इंथैल्पी और एंट्रोपी से क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच टी डेल्टा एस होता है ना, ये रिलेशन है। और हमको स्पॉन्टेनियस वाला शर्त रखना है। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस गिब्स एनर्जी स्पॉन्टेनियस कब होता है, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी लेस देन क्या होना चाहिए, 0। अब डेल्टा जी का वैल्यू कितना है, डेल्टा एच टी डेल्टा एस लेस देन 0। अब इसका वैल्यू सबका रखो। डेल्टा एच का वैल्यू 29.37 किलो जूल है, तो इसको जूल में बदल दीजिए। टेम्परेचर यही हमको पूछ रहा था। और एंट्रोपी कितना है 104 लेस देन 0। अब इसको उधर ले जाइए, चलो इसको सॉल्व करो। यहां से t ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 29.37 गुना 10⁻³ डिवाइडेड बाय 104। इसको डिवाइड कीजिए, जितना आएगा वो आंसर होगा। जैसे ही वो टेम्परेचर आएगा उससे जैसे वो ग्रेटर जाएगा वो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। तो पहले कैलकुलेट करो, आंसर बताओ कितना आया। अब हम लोग इस चैप्टर के अंत में है बिल्कुल। ये कितना आना चाहिए, देखिए 282.4 केल्विन। इसका मतलब हुआ ना, जैसे ही टेम्परेचर, इस रिएक्शन का टेम्परेचर 0 डिग्री से रिएक्शन शुरू हुआ होगा 0 केल्विन से, और जैसे ही 282.4 केल्विन आया होगा ये रिएक्शन स्टार्ट हो गया होगा। उसके पहले ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, रिएक्शन शुरू नहीं हुआ होगा। जैसे ही 282.4 से 5 होगा रिएक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगा। सबको क्लियर है। तो गिब्स एनर्जी से हमको यह पता चलता है कि किसी रिएक्शन का होना या ना होना, किस टेम्परेचर के बाद कोई रिएक्शन होता है या नहीं होता है। यानी सभी रिएक्शन के पीछे टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी का रोल होता है। उम्मीद है आज का क्लास सबको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।